आ गए तुम लोग वापस। वेलकम, होल हार्टेडली वेलकम यार। तुम लोग बार बार आते हो, पढ़ने आते हो। आई होप पढ़ने ही आते हो ना। जिस भी कारण आते हो बहुत अच्छी बात है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में एसिड्स क्या होते हैं, उनका जो सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन वो बताया था, अर्नियस कॉन्सेप्ट बताया, राइट। जो कि एक्चुअली आप लोगों को पढ़ना है, वही पढ़ना है। शायद आपके बुक में अर्नियस नाम मेंशन नहीं हो, पर पढ़ना आपको वही है, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग लुईस कॉन्सेप्ट और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट थे जो अर्नियस कॉन्सेप्ट के बाद में है, ठीक है। अर्नियस कॉन्सेप्ट में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी, जिसको इंप्रूव करने के लिए बाकी दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो योर देसी गुरुजी में ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए, बार बार आते रहिए। जहां पे प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछते रहा करो, ठीक है। तुम हमें इनकरेज करते रहो, हम तुम्हें इनकरेज करते रहेंगे, ठीक है। एंड दिस विल कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो भाई अर्नियस कॉन्सेप्ट का कुछ याद है या सारा भूल गए? कुछ तो याद ही होगा, ठीक है। नहीं सर, भूल जाते हैं सर। याद किए थे, भूल गए। अरे भाई भूल गए तो वापस से देख आओ, ठीक है। थोड़े आपका स्कूल है कि कॉपी कभी छूट गया घर में या कभी कुछ हो गया। नेट है, फोन है, कंप्यूटर है, टाइप करो योर देसी गुरुजी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, बस आ जाएगा वीडियो। देख लीजिए दोबारा से, समझिए, फिर ये देखो, ठीक है, ताकि चीजें बेहतर समझ में आए। चलो देखो, हुआ क्या कि अर्नियस ने बोला कि एसिड्स उनको बोलेंगे जो एक्वस मीडियम में H+ आयन डोनेट करेंगे, और बेसिस उनको बोलेंगे जो एक्वस मीडियम में OH- आयन डोनेट करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ लोगों को ना कुछ कमियां लगी, कुछ ड्रॉबैक्स लगे। जैसे अगर एक्वस मीडियम ना प्रोवाइड किया जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता था एसिड या बेसिस का, ठीक है। प्लस बेसिस वो थे जो कि सिर्फ OH- आयंस डोनेट करते थे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस को ना उस डेफिनेशन के हिसाब से एसिड या बेस के कैटेगरी में बांटा ही नहीं जा सकता था, ठीक है। तो उसी कैटेगरी को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड्स को इंक्लूड किया जा सके, आया लॉरिन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और एसिड्स एंड बेसिस। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई जो एसिड्स होंगे ना, एसिड्स ये वो कंपाउंड्स होंगे जो कि प्रोटॉन डोनर्स होंगे, ठीक है। प्रोटॉन डोनर्स, इन्होंने बोला कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसी दूसरे को, तो वो कंपाउंड एसिड कहलाएगा। प्रोटॉन का मतलब ये वही है H+, ठीक है, वही वाला H+ है। अरे भाई H+ प्रोटॉन ही तो है, और क्या है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। मास नंबर कितना होता है? 1, राइट। भाई हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर लोग नीचे लिखते हैं रिप्रेजेंटेड बाय Z, और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसके पास एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, और मास नंबर भी 1 है, तो मतलब न्यूट्रॉन तो है ही नहीं इसके पास। इसके न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, बस, ठीक है, और कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं। और इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है बस, और कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस एटम ने, इस हाइड्रोजन एटम ने इस एक इलेक्ट्रॉन को भी बाहर भेज दिया, डोनेट कर दिया। तो अब ये जो हाइड्रोजन एटम था, H था, H से बन गया ये H+ हाइड्रोजन आयन, राइट। एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, पहले क्या था, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रल था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन गया, अब सिर्फ एक पॉजिटिव है, ठीक है। पहले तो न्यूट्रल हो गया था तो चार्ज नहीं दिख रहा था,
लेकिन अब सिर्फ एक पॉजिटिव बचा हुआ है, उसको न्यूट्रलाइज करने वाला इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो एक प्लस चार्ज दिखेगा ना, अब वो बन गया हाइड्रोजन आयन H प्लस, राइट। तो ये जो H प्लस है, ये प्रोटॉन ही तो है, इसके अंदर है क्या, बस एक प्रोटॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन तो गया, न्यूट्रॉन है नहीं, राइट। तो प्रोटॉन का मतलब वही H प्लस, या H प्लस का मतलब प्रोटॉन, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एसिड्स होंगे दे विल बी प्रोटॉन डोनर्स, राइट। ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे, किसको करेंगे, किसी को करेंगे, ठीक है। और जिसको करेंगे वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो वो बेस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स, उन्होंने बेसिस को बोला कि दे विल बी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है। अरे भाई डोनेट करेगा कोई प्रोटॉन एसिड, तो वो प्रोटॉन को क्या हवा में फेंक के चला जाएगा कि जाओ जिसको मैंने ले लेना, किसी को तो डोनेट करेगा ना। जिसको डोनेट किया, जिसने प्रोटॉन रिसीव किया, वो हो गया बेस, ठीक है। यही है लॉरी ब्रॉन्स्टड कॉन्सेप्ट। इन अर्नियस ने क्या बोला था बेसिस के बारे में, जो OH माइनस आयन डोनेट करेगा एक्वस मीडियम, ठीक है। इन्होंने वो नहीं बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वो एसिड, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस, ठीक है। अर्नियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वाटर कैसा कंपाउंड था, वाटर H2O न्यूट्रल, क्योंकि वो H प्लस भी डोनेट कर रहा है और OH माइनस भी डोनेट कर रहा है, तो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, अल्टीमेटली न्यूट्रल है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कहता, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वाटर को आप किससे रिएक्ट करवा रहे, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अगर रिएक्ट करवा देते हैं NH3 के साथ, ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो रिजल्ट मिलता है उसमें हम लोग को मिलता है OH माइनस प्लस NH4 प्लस, ठीक है। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम आयन, अमोनिया नहीं, ये अमोनिया है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये अमोनियम आयन है, ठीक है। ये एक आयन है, इसके पास चार्ज है अमोनियम, ये अमोनिया, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो वाटर है H2O, वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। और अब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो अमोनिया बेस की तरह, कैसे, वाटर H प्लस आयन अमोनिया को दे रहा है, ठीक है। वाटर टूटा H प्लस में OH माइनस में, H प्लस आयन अमोनिया के साथ जुड़ गया और बन गया NH4 प्लस, ठीक है। और वाटर में बच गया OH माइनस, ठीक है। तो एसिड का काम क्या था इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रोटॉन देना, और बेस का काम प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर वाटर प्रोटॉन दे रहा है और अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये बेस की तरह। आई बात समझ में, वाटर है न्यूट्रल कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू अर्नियस कॉन्सेप्ट, बट वही इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब अमोनिया से रिएक्ट करे तो अब एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये वही वाटर है, सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन बट नाउ इट्स बिहेवियर विल बी कॉल्ड एसिडिक इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ये नहीं बोल रहा हूं कि वाटर हमेशा एसिडिक होगा, लेकिन इस सिचुएशन में वाटर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और अमोनिया बेस की तरह, ठीक है, क्लियर, गुड। अब देखो इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी बोला, इन दोनों ने, लॉरेन ब्रॉन्स्टेड ने, ये दो आदमी है अलग अलग, कि जब एसिड अपना H प्लस डोनेट कर देगा, राइट, वाटर ने जब H प्लस डोनेट कर दिया तो H प्लस के जाने के बाद जो चीज बच गया उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। और बेस ने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो H प्लस के जुड़ने के बाद जो चीज फॉर्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कुछ समझ में आई बात, नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा सुनिए। एसिड ने H प्लस डोनेट किया, एसिड ने अपना काम किया तो H प्लस चला गया, कुछ तो बचा होगा ना, वाटर में क्या बचा OH माइनस, तो OH माइनस H2O का कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। और अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट किया, उसने बेस होने का कर्तव्य निभाया, H प्लस एक्सेप्ट करके, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके, तो एक्सेप्ट करने के बाद जो फॉर्म हुआ उसको हम लोग इसका कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा प्रोडक्ट में और दूसरा कॉन्जुगेट बेस। एक सिंपल सा रूल या सेंस
कॉमन सेंस कहता है कि अगर एसिड जो रिएक्टेंट साइड था स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाता है। आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, और अगर एसिड वीक हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, वेरी सिमिलर थिंग अप्लाइज टू बेस ऑल्सो। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड, ध्यान रहे बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, बेस नहीं। ठीक है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो बेस अगर पहले से स्ट्रॉन्ग था तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो होगा आपका वीक। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक हो रहा था, और अगर बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा कि वाटर यहां पर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब मान लिया जाए इसी वाटर को यहां से पकड़े, ठीक है, कुछ बचा कुचा वो वाटर जो है, और इसको रिएक्ट करवा दिया HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड, H प्लस और F माइनस आयन जुड़ेगा तो बन जाएगा HF। ठीक है, क्या इसमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसमें प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन याद है? हाइड्रोनियम आयन क्या था? H3O प्लस, यहां पे मिलेगा H3O प्लस प्लस F माइनस। अब ध्यान से देखो और बताओ कि कौन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। राइट सर, वाटर जो है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और HF प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। राइट, धत वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, पिछली बार किया था तो इस बार भी करेगा? एकदम नहीं। अब वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोजन फ्लोराइड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। देखो ना, HF से F माइनस बचा है, ये H निकल गया होगा तभी तो, और वाटर में H2O था, H3O प्लस हो गया है, एक H प्लस जुड़ गया होगा तभी तो। राइट, तो यहां पर वाटर विल इज बिहेविंग एज accepting proton. Proton acceptors are called bases. Water is behaving as base, and hydrogen fluoride is acting as acid. ठीक है, because it's donating proton to water and water is accepting proton from HF, hydrogen fluoride. और ये क्या बन गया? ये कैसे बना H3O प्लस? बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया तब। तो जब बेस H प्लस एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तब जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। बेस का है तो कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड। तो यहां पर ये चीज कॉन्जुगेट एसिड है, और HF ने प्रोटॉन डोनेट किया, तब जो बचा वो हो गया कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है? ठीक है, तो सेम सब्सटेंस, सेम कंपाउंड in two different situations is behaving as an acid and a base. वाटर तो कभी कभी न्यूट्रल भी बिहेव ही करता है, अर्नियस कॉन्सेप्ट तो यही बताता है। राइट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो क्या कर रहा है उसके हिसाब से चीजें डिसाइड होंगी कि वेदर द कंपाउंड इज एसिड और अ बेस। ठीक है, और सिर्फ इतने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो, अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले रहा है, मान लिया कि एक सिंपल सा रिएक्शन बोलूं कि H प्लस है प्लस OH माइनस है, ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। H प्लस प्लस OH माइनस विल गिव व्हाट? वाटर। राइट, तो यहां पे देखो OH माइनस क्या है? ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट, ये बेस हो गया। ठीक है, राइट, यहां पर ये लुई ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। ठीक है, तो कुछ भी अगर H प्लस एक्सेप्ट कर ले तो वो बेस हो जाएगा, H प्लस डोनेट कर दे तो वो एसिड हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इस थियरी में आगे तुम थोड़ा मॉडिफाई करके यह भी बोल सकते हो, इसका उल्टा बोलेंगे कि अगर कोई कंपाउंड OH माइनस डोनेट कर रहा है तो वो बेस हो गया, जैसा कि नॉर्मली अर्नियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है।
लेकिन अगर कोई कंपाउंड OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, वो इसी कंपाउंड का थोड़ा सॉरी इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। ये कॉन्सेप्ट अपने फंडामेंटल फॉर्म में यही बोलता है कि इफ इट्स डोनेटिंग प्रोटॉन इट इज एन एसिड, इफ इट्स एक्सेप्टिंग प्रोटॉन इट इज अ बेस। पर थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इफ इट्स डोनेटिंग हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देन इट्स अ बेस, एंड इफ इट इज एक्सेप्टिंग हाइड्रोक्साइड आयन देन इट्स एन एसिड। ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, क्राइटेरिया है, वो यही है कि एसिड्स विल डोनेट प्रोटॉन्स एंड बेसिस विल एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ठीक है, क्लियर है? अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में बेस्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो इतना ही पढ़ के ना आप इस कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट नहीं बन गए या बन जाओगे। ठीक है, पढ़ना और भी पड़ेगा, लेकिन ये आपका बेस रेडी कर देगा। इतनी सिर्फ इतनी ही बातें समझ में आ गई हो। ठीक है, और कुछ रॉकेट साइंस थोड़े है इसमें, इतना ही तो है। H प्लस डोनेट किया, एसिड एक्सेप्ट किया, बेस हो गया काम खत्म। राइट, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, और आप भी अपने तरफ से कोशिश करो कि क्वेश्चंस बनाओ, और भी अगर कुछ पढ़ने की कोशिश करो तो कर सको। ठीक है, क्योंकि 11th 12th में ये चीज आपके पास दोबारा आने वाला है मुड़ के। राइट, उसमें आपको फिर पढ़ना है। अगर अभी से पढ़ा हुआ रहेगा ना, उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, so that's it about Lorentz Bronsted concept. Next is लुईस कॉन्सेप्ट। राइट, अगला लुईस कॉन्सेप्ट, ये एसिड बेस के कैटेगरीज को और ब्रॉड करेगा, हम और भी कंपाउंड्स को इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, लेट्स सी। लुईस कॉन्सेप्ट, गिलबर्ट लुईस, he was a scientist, ठीक है, has a very prominent contribution in chemistry, inorganic organic सब में। ठीक है, लुईस ने बोला कि भाई अर्नियस ने तो बात की अबाउट OH प्लस आयन OH माइनस आयन, लॉरेंट ब्रॉन्स्टेड ने बात की अबाउट प्रोटॉन डोनेटिंग एंड प्रोटॉन एक्सेप्टिंग। लुईस ने बोला कि एसिड्स विल बी दोज कंपाउंड्स, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच विल बी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने की बात है। अभी अभी तक एसिड डोनेट कर रहा था, यहां पर एसिड एक्सेप्ट कर रहा है। याद रखना ना, प्रोटॉन डोनेट करता है एसिड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट ही करेगा। दोनों उल्टा है ना यार, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अगर प्रोटॉन डोनेट किया जा रहा है, सिमिलर एक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, सॉरी एक्सेप्टर्स। राइट, while bases opposite they will be electron pair donors. Bases will donate electron pair, and I'm saying electron pair, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर का जब डोनेशन होगा तो वो बेस कहलाएगा, और जब एक्सेप्टेंस होगा तो वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो अब बात इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के टर्म्स में हो रही है। तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कब डोनेट करेगा, जब उसके पास हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हुए हो। ठीक है, जिनको हम लोग लोन पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, लोन पेयर्स पता है ना, लोन पेयर्स बताया था, जब जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड नहीं बना रहे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे आर कॉल्ड लोन पेयर्स। तो खाली पड़े हुए, अगर जरूरत पड़ी या कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो कि इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि उसको खींच रहे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, या हो सकता है ऑक्टेट अचीव करने के लिए भी डोनेट किया जाए। फिर एक्सेप्ट कब करेगा कोई कंपाउंड, जब उसे जरूरत हो सकता है ऑक्टेट अचीव करने के लिए जरूरत हो, या हो सकता है उसके कुछ ऑर्बिटल्स खाली हो, उसके शेल्फ में अगर कुछ ऑर्बिटल्स में स्पेस खाली है, तो हो सकता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर, एक्सेप्ट कर ले। राइट, तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर एसिड हो जाएगा, डोनेट कर रहा है तो फिर बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखो। NH3 का तो नाम सभी ने सुना है, NH3 अभी बताया था, क्या नाम था सर? अमोनियम। अमोनियम बिल्कुल गलत, अमोनियम नहीं, अमोनिया। अमोनियम आयन वाज NH4 प्लस, वो आयन था, ये मॉलिक्यूल है। बार बार बोल रहा हूं, भूलना मत, दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है?
ये नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, ठीक है। कहने का मतलब इसके पास 7 प्रोटॉन्स होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में होंगे, क्योंकि के शेल में, पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और दूसरे शेल में बाकी बच गए 5, राइट। तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है भाई? नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। बच गए कितने? 5। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 8 है, तो 5 ही। तो ये क्या करेगा? 5 पांचों इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिट कर देगा, राइट। तो इसके पास 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना। वैलेंस शेल बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल को, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास सिंस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, हम लोग उन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको शो करना जरूरी है, भले उसका यूज आए या ना आए, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन एटम के पास, और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस, यही वाले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के फॉर्म में शो कर, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर आपने ऐसा क्यों बनाया है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, इधर 3 सिंगल सिंगल। क्योंकि मुझे ये स्ट्रक्चर पहले से पता है, ठीक है। जब पहली बार तुम पढ़ोगे तो शायद ऐसा ना बनाओ, बट विथ प्रैक्टिस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, राइट। तो अब सिंस इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है इस एटम के पास, इसे ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, वैसा भी हो सकता है अगर कोई करने को रेडी है तो, ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह कर सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो आकर डोनेट नहीं करता है, वो आकर शेयर करता है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम शेयर करते हैं। अब एक एटम, हाइड्रोजन के एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अरे भाई 3 अलग अलग एटम तो शेयर कर सकते हैं ना, एक एक एक, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, राइट, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, और क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, राइट, तो हम लोग एक ही डॉट शो करेंगे हाइड्रोजन के पास, ठीक है, क्योंकि वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों एटम क्या करेगा? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास है वो नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। शेयर करने का मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक नाइट्रोजन अपना शेयर कर रहा है और एक हाइड्रोजन अपना शेयर कर रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का भी है और हाइड्रोजन का भी, ठीक है। तो अब जो बॉन्ड बना बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स। अगर यही हम लोग एग्जांपल ले लें NaCl का या ऐसे कंपाउंड्स का, तो वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं होते, ट्रांसफर ही हो जाते, एक एटम से निकल कर दूसरे में चले जाते। यहाँ पर निकल कर नहीं गए, बस शेयर्ड है दोनों के बीच में, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से थे नाइट्रोजन के पास, 3 और आ गए, राइट। हाइड्रोजन से मिले ना, तो हो गए 8, इसका ऑक्टेट अचीव्ड। हाइड्रोजन के पास एक था और एक नाइट्रोजन से मिल गया, राइट, तो उसका डुएट अचीव हो गया, ठीक है, तो दोनों का काम हो गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जो NH3 है ना, अब वैसे तो ये फुलफिल्ड मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्टेट अचीव हो चुका है, लेकिन इसके पास, नाइट्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर पड़ा हुआ है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो कि फ्री बैठा हुआ है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। तो ये एक लोन पेयर NH3 के पास जरूरत पड़ने पर, ठीक है, जरूरत पड़ने पर, ऐसे ही नहीं, ठीक है। अब तो इसका ऑक्टेट अचीव्ड है ना भाई, क्यों झूठ मूठ का मेहनत करेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और डोनेट करने वाले को हम लोग बोलते हैं बेसेज। हेंस अमोनिया इज अ बेस अकॉर्डिंग टू
लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या प्रूफ कर रहा है कि अमोनिया इज अ बेस। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। और भी एग्जांपल्स जैसे देखो BF3, ये NH3 है, एक होता है BF3। बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। तो जैसे नाइट्रोजन में 5 प्रोटॉन थे, 7 प्रोटॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन और 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में बच जाएंगे 3। ठीक है, तो 3 है, चाहिए 8, राइट। तो बोरॉन क्या करेगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब आइडियली 5 इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें चाहिए, ठीक है, बोरॉन के पास तो 2 रास्ते हैं ना, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका डुएट अचीव होगा, ऑक्टेट नहीं होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, इतनी एनर्जी चाहिए होगी ना कि वो फिजिबल ही नहीं, राइट। तीसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन ने किया। लेकिन भाई तुम्हें चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो बदले में तुम्हें भी तो 5 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया हाइड्रोजन से, तो बदले में 3 इलेक्ट्रॉन्स दिया भी तो, शेयर किया, राइट। बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 3 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कहां से शेयर कर सकता है, राइट। ये मैक्सिमम कितना शेयर कर सकता है, 3। तो भाई बोरॉन अपना पूरा जी जान लगा के जो है वही शेयर करेगा 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ। ठीक है, इस तरीके से, राइट। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। हैलोजन है ना, 17th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में लास्ट सेकंड ग्रुप, राइट। फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, चारों के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए दे विल बी स्टेबल। ठीक है, तो इसीलिए तो फ्लोरीन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सातों को दिखाएंगे ऐसा ऐसा। ठीक है, देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं भी है फिर भी दिखाया करो, रूल यही बोलता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, और तीनों को चाहिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बोरॉन के साथ। ठीक है, अब तीनों फ्लोरीन का तो काम हो गया, उसको एक ही चाहिए था, हो गया उनका, लेकिन बोरॉन का काम नहीं हुआ है। ठीक है, वो उसके पास अभी भी 6 ही इलेक्ट्रॉन, 3 अपने खुद के थे और 3 इसको फ्लोरीन से मिले। इसका ऑक्टेट तो अचीव नहीं हो पाए, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन, राइट। तो क्या BF3 एग्जिस्ट नहीं करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, नहीं, वो एकदम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सुपर स्टेबिलिटी। BF3 उतना स्ट्रांगली स्टेबल कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट अचीव नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इतना है कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन सिंस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 ही क्यों, क्योंकि चाहिए 8, जो रेफरेंस है वो तो 8 ही है। हम लोग कंपैरिजन किससे करेंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतने ही चाहिए, 8 से 2 कम है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन जो चाहिए उतने नहीं है, उससे कम है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब खुद ही सोचो कि सिंस इनके पास इलेक्ट्रॉन एक पेयर की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे या डोनेट करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कमी है ना, they will have a tendency to accept an electron pair and hence will behave as acid। BF3 का बिहेवियर कैसा होगा, एसिडिक। बात समझ में आ रही है, इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मिले तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को ही तो हम लोग एसिड्स बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। हेंस BF3 इज एन एसिड। ठीक है, इसका अगर ऑपोजिट देखें तो एक कंपाउंड होता है, देखो अगर ध्यान से देखा हो तुमने तो NH3 का मॉलिक्यूल ना मैंने ऐसा बनाया, इनफैक्ट ये भी कंप्लीटली सही फिगर नहीं है, जो उसका 3D स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। मतलब टेट्राहेड्रल ट्राइपॉड होता है ना, कैमरा का ट्राइपॉड, कुछ समथिंग लाइक दैट, राइट। BF3 का लेकिन ट्राइंगुलर होता है वैसे। ठीक है, दोनों 3 3 ही एटम से जुड़ा हुआ है, NH3 भी, मतलब नाइट्रोजन भी और बोरॉन भी,
लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्यों होता है ये भी हम लोग कभी समझेंगे किसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना तो उस पर भी ध्यान रखो, मैं ऐसे ही नहीं बना दे रहा हूँ उस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं इसमें भी चाहता था एच को ऐसा दिखा सकता था दोनों को, पर दिखाया नहीं। इनफैक्ट ये थोड़ा और ही नीचे ही होता है, इतना भी नहीं होता है, राइट। लेकिन मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि ये स्ट्रक्चर वैसा ही होता है BF3 का। अब देखो एक कंपाउंड होता है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। PCl3 भी होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर 14 15 16, फॉस्फोरस का कितना हो गया 15, 15 प्रोटॉन्स 15 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 15 इलेक्ट्रॉन है उसमें से पहले शेल में कितना आएगा, के शेल में 2, मैक्सिमम 2 ही आएगा। दूसरे में जाएगा 8, मैक्सिमम 8, और तीसरे में कितने बच गए 5, 8 2 10 5 15। मतलब फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 4 5। अब देखो फिर तुम सोच रहे होगे पिछली बार जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो मैंने ऐसे दिखाया, अब ऐसे दिखा रहा हूं। रीजन वही, एक्सपीरियंस, ठीक है। मुझे पता है पहले से क्या होने वाला है, तुम्हें नहीं पता होगा शायद, पर अभी पता चल जाए। बार बार जब ये इन चीजों को तुम ऑब्जर्व करोगे, पढ़ोगे लिखोगे सुनोगे, तो ये चीज आपकी भी आदत बन जाएगी, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन के भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और फास्फोरस के भी, दोनों पीरियोडिक टेबल में ना एक ही ग्रुप में है, एक ही कॉलम में, ठीक है। एक ग्रुप में ऐसे ही एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो। तुम कोई सा भी ग्रुप ऑब्जर्व कर लो पीरियोडिक टेबल का, शुरू से लेकर अंत तक, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ग्रुप मतलब वर्टिकल वाला कॉलम, ठीक है, उसमें सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, PCl3 भी बनाता है, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी होता है और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होता है। लेकिन नाइट्रोजन है ना वो पेंटा वाला नहीं बनाता, वो सिर्फ ट्राई वाला बना पाता है। इसके भी रीजंस है, ठीक है। इसके पास उतने ऑर्बिटल्स होते ही नहीं, फास्फोरस के पास होता है क्योंकि उसके पास एक शेल एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये सब कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, राइट। तो दिस इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो चाहिए कितने 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो इसका काम हो जाए, राइट। लेकिन वो तो PCl3 में है, PCl3 में उसने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं। PCl5 में क्या है कि इसने 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं विद 5 क्लोरीन एटम्स, राइट। एक क्लोरीन इधर, एक इधर, एक क्लोरीन एटम इधर, एक इधर, और एक फाइनली इधर, राइट। क्लोरीन जस्ट लाइक फ्लोरीन हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, एक ही ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, एटॉमिक नंबर 17, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 दूसरे में और 7 तीसरे में, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जस्ट लाइक फ्लोरीन, राइट। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया 7, राइट। देखो अगर मैं ये डॉट्स ना भी दिखाऊं ना तो भी काम चलेगा, हमारा भी मेन मतलब फास्फोरस है, बट रूल इज रूल। रूल कहता है कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने चाहिए, हम दिखा रहे, ठीक है। क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, फास्फोरस को ऐसे 3 ही चाहिए था, पर यहाँ पर वो 5 से कंबाइन कर, 5 से क्यों कर रहा है, नाइट्रोजन यही काम नहीं कर सकता, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स, और वो ये काम नहीं कर सकता। रीजन जब ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ोगे डिटेल में तब समझ में आएगा, कभी किसी वीडियो में बताऊं, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। कौन सा टाइप का बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, क्या बोलेंगे ऐसे बॉन्ड्स को, दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना PCl5 का, ये असली स्ट्रक्चर नहीं है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, फास्फोरस और एक ट्रायंगल में 3 क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और एक क्लोरीन एटम ऊपर की ओर निकलता है और एक नीचे की ओर, ठीक है। इसे 3D में सोचने की कोशिश करो, 2D में नहीं, राइट। मतलब फास्फोरस एटम है, एक क्लोरीन इधर निकला, एक इधर और एक इधर, एक ही प्लेन में, राइट। एक ही प्लेन में 3 क्लोरीन एटम्स एक ट्रायंगल बनाते हुए प्रेजेंट है, और एक क्लोरीन एटम ऊपर की ओर जाएगा और एक नीचे की ओर जाएगा। 3D में ऐसा होता है PCl5 का स्ट्रक्चर, इस तरीके से नहीं, स्टारफिश की तरह नहीं, राइट। मैंने कुछ कुछ कोशिश की है बनाने की, समथिंग लाइक ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ये हो गया
और इसमें एक ऊपर की ओर जाएगा इससे परपेंडिकुलरली, राइट, और एक नीचे की ओर आएगा, ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। 3D में ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। खैर फिलहाल हमें अभी उससे मतलब नहीं। फास्फोरस के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 तो खुद के थे, पांचों का पांचों शेयर कर दिया तो बदले में 5 मिले, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम ही पड़ रहा था पॉकेट के मुकाबले, और इसमें 2 ज्यादा ही हो गए, राइट। अब क्या, इनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेस कंपाउंड। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जरूरत से, जरूरत है 8 की, है 10, राइट। तो जब उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की थी, इनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। हेंस दिस विल बिहेव एज अ बेस, लुईस बेस, राइट। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अगर तुम सोच रहे हो कि जब 8 ही में काम चल गया तो 10 क्यों, राइट। अभी वैसे तो पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका, बोला ना कभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना बोल सकता हूँ कि फास्फोरस के पास 3 शेल्स होते हैं ना, नाइट्रोजन के पास 2 ही होते हैं। तो इसके पास कुछ ऑर्बिटल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेसेस एक्स्ट्रा होते हैं जो कि नाइट्रोजन के पास नहीं होते, राइट। तो इसीलिए ना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर पाता है, नाइट्रोजन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। तो सिंस इसके पास जरूरत से ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरूरत पड़ने पर वो एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट भी कर सकता है, क्योंकि ये एक्सेस कंपाउंड है। डोनेट करे ना करे इसकी टेंडेंसी तो रहेगी डोनेट करने की, ठीक है। हेंस इट विल बिहेव एज अ लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, while that will behave as लुईस एसिड। क्लियर? हर वो कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, चाहे वो कोई एक एटम ही हो, कोई आयन हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है या डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो वो लुईस बेस हो गया। अगर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो वो लुईस एसिड हो गया, राइट। क्लियर? गुड। सो दैट्स इट अबाउट लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए, जिसमें से फिलहाल क्लास 10 को मद्देनजर रखते हुए जो इंपॉर्टेंट है वो अर्नियस है, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई वो जाकर देख लो, फिलहाल वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका थोड़ा फ्यूचर के लिए बेस बनेगा इससे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप कि चीजें सारी क्लियर हो गई हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि सब कुछ समझ में आ जाए आप लोगों को, राइट। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। और उसमें क्या पढ़ेंगे, एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अभी बहुत चीजें बाकी है, राइट। एसिड्स के रिएक्शंस बाकी है, बेसिस के रिएक्शंस बाकी है, ठीक है। सॉल्ट्स बाकी है, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। मन लगाकर पढ़ो, चीजों को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और मस्त रहो, चिल, ठीक है। चलो, बाय बाय।